हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर। मैं अर्जुन भार्गव भारतीय संविधान और राज व्यवस्था की क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं और हम वापस चलते हैं हमारे मूल अधिकार की सीरीज पर, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत हमने समानता व स्वतंत्रता के अधिकार कर लिए थे। अब हम करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए, किस प्रकार भारतीय संविधान में यदि व्यक्तियों का शोषण किया जाए तो किस प्रकार उस शोषण को रोका जा सकता है। यह आपका संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 23 व 24, इसके अंतर्गत हम 2 अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 अनुच्छेद 23 व दूसरा अनुच्छेद 24। देखो, अनुच्छेद 23 की पहले अगर हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध, कहते हैं ना कि खाली ये बात नहीं है कि हमें समानता ही रखनी है समाज में। समानता की बात हमने कर ली है 14 से 18 में, उसके बाद स्वतंत्रता की बात कर ली है 19 से 22 में। अब किस प्रकार व्यक्तियों का शोषण भाई समाज में हो सकता है और किस प्रकार उसके खिलाफ जो हमें अधिकार मिले हैं, अर्थात किस प्रकार उन्हें रोका जा सकता है, आम आदमी जो है वो शोषण से बच सकता है। क्योंकि आपको बताया था भाग 3 जो है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अर्थात ये रोक लगाता है किस प्रकार हमें शोषण से संरक्षण मिलेगा। अब वो संरक्षण बहुत प्रकार का है, इसमें आपको बता देता हूं। जो 2 आर्टिकल हैं अपने, पहला जो आर्टिकल है वो सभी के लिए लागू होता है, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए, महिला के लिए। लेकिन जो आर्टिकल 24 का अगर हम जिक्र करते हैं तो अनुच्छेद 24 स्पेशली इसमें लगता है बच्चों के लिए, जो कि बालकों के शोषण से रक्षा से हमें संरक्षण देता है। यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 की, तो देखिए अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव दुर्व्यापार। ये समझना, शब्द दुर्व्यवहार नहीं है, कुछ स्टूडेंट दुर्व्यवहार समझ लेते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक या प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 23 इससे संरक्षण देता है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य 2 बातें हैं। एक शब्द आया है दुर्व्यापार, किसका? मानवों का, और दूसरा शब्द है बलात् श्रम। अब ये देखिए, बलात् श्रम होता है जबरदस्ती श्रम लेना, किसी से जबरदस्ती अपने काम लेंगे, वो बलात् श्रम में आता है। अर्थात मान लीजिए उसकी इच्छा नहीं है काम करने की और आप जबरदस्ती काम करवाते हैं तो वो किस में आएगा? बलात् श्रम में। लेकिन एक शब्द और आपने सुना होगा, बेगार। वो शब्द भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है, बेगार शब्द भी, बेगार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तीनों शब्दों के अर्थ समझने पड़ेंगे कि मानव दुर्व्यापार क्या है, बलात् श्रम क्या है और बेगार क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मानव दुर्व्यापार की, देखिए पहली बात आपको एक चीज बता देता हूं। जो अनुच्छेद 23 है ना, इसके 2 क्लॉजेज हैं। नंबर 1 23(1) जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पे रोक, और 23(2) जो है ना, वो इसी 23(1) का अपवाद है। ये जो आर्टिकल 23(1) है, ये केवल राज्य के संबंध में नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार हमें क्या देता है? राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ये खाली राज्य के खिलाफ नहीं, कोई प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी लगता है। अर्थात केवल ऐसा नहीं कि राज्य हमसे बेगार नहीं लेगा या राज्य जो है हमें बलात् श्रम नहीं करवाएगा, जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकता, फोर्स्ड लेबर नहीं ले सकता। ना केवल राज्य बल्कि व्यक्ति भी ये काम नहीं कर सकते। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार कोई कार्य नहीं करवा सकता। दूसरा ये मैं कह रहा हूं कि अपवाद है। अब आप पूछेंगे अपवाद किस तरह है? एक तरफ तो राज्य क्या कहता है कि मैं मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम पर क्या लगाता हूं? रोक लगाता हूं। दूसरा ये कहता है, अपवाद ये कहता है, राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक प्रयोजन के उद्देश्य से आवश्यक सेवा लेने के बारे में कहता है। यानी कहता है कि राज्य जो है, अपवाद यह है कि राज्य जो है वो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा करने से राज्य को हम नहीं रोक सकते। 23(1) में कहता है कि वो किसी से काम नहीं करवा सकता फ्री में, और यहाँ पर वो कहता है कि सार्वजनिक प्रयोजन के उद्देश्य से राज्य आवश्यक सेवा करवा सकता है। और ये जो आवश्यक सेवा होगी, ना तो ये बेगार में मानी जाएगी, ना ये मानव दुर्व्यापार में मानी जाएगी। आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये जो है आपने क्या कर लिया, हमें बलात् श्रम करवाया गया है। तो 23(1) का अपवाद क्या है? 23(2) अपने आर्टिकल का। लेकिन यहाँ पर इस अपवाद में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि राज्य 4 आधारों पे, केवल धर्म, मूल वंश,
जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अर्थात राज्य जो भी सार्वजनिक प्रयोजन के उद्देश्य से आवश्यक सेवाएं करवाएगा, उसमें राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, विभेद नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ आ गया, 23(1) में लिखा है कि राज्य मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम नहीं करा सकता, और कोई व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति से मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम और बेगार नहीं कर सकता किसी के साथ। और दूसरी तरफ वो अपवाद कहता है कि राज्य जो है 23(2) में लिखा है, सार्वजनिक प्रयोजन के उद्देश्य से आवश्यक सेवा करने से राज्य को नहीं रोका जाएगा, और राज्य इसमें केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो आपको पहले 23(2) समझ आ गया। अब देखिए आगे मैं दोबारा समझा दूंगा ये आपको। देखिए 23(1) के अंतर्गत पहला शब्द क्या आता है? मानव दुर्व्यापार, टैरिफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कहते हैं ना ह्यूमन टैरिफिकिंग के केस चलते हैं, जो कि आपने देखे होंगे, ये प्रोग्राम चलते हैं, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इनके अंतर्गत दिखाते हैं कि मानव का दुर्व्यापार किया जा रहा है, मानव का व्यापार किया जाता है। और ये तो मानवता का कहते हैं हनन है, उल्लंघन है मानवता का। ये तो सबसे बुरी बात है मानवता के लिए कि अगर किसी मानव का दुर्व्यापार किया जाए। देखो दुर्व्यापार की कुछ बातें बता देता हूं आपको, अगर हम बेगार की बात भी करेंगे आगे चल के, कि कुछ समय दुर्व्यापार का मतलब क्या है कि मानव की तस्करी करना, मानव का व्यापार करना। पुराने समय में क्या होता था, अगर अपने मध्यकाल भारत की बात करते हैं, मध्य भारत के इतिहास की बात करें तो मध्य भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते थे, जैसे कि दास प्रथा होती थी, आपको ध्यान है, तो गुलाम बेचे जाते थे, गुलाम खरीदे जाते थे, और ये सल्तनत काल में बहुत देखने को मिला था। अब ऐसा सल्तनत काल, मध्यकाल के अंदर हुआ था कि भाई दासों का क्रय विक्रय होता था, और फिरोज शाह जो तुगलक था उसके समय तो दासों की सर्वाधिक संख्या हो गई थी। भाई उसमें कहते हैं ना, उसके काल को भी वजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक के काल को। इसके अलावा यदि बात करते हैं, सल्तनत काल का एक प्रसिद्ध शासक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी था, उसका गुलाम कौन था, उसका दास कौन था? जो सल्तनत काल है वो शुरू ही गुलाम वंश से हुआ था ना, क्योंकि वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, वो उसके अधीन काम करता था। तो मध्यकाल से ये चला आ रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका गुलाम कौन था? आप बताइए, कमेंट्स कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। कि अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न, बाय चांस पूछ लिया जाए इतिहास का, कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका एक प्रसिद्ध जो गुलाम था, उसी के कारण जो अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की जितनी भी विजय हैं उनका श्रेय उसी व्यक्ति को जाता है। उसने दक्षिण भारत में जो तेलंगाना था, वारंगल, होयसल, जितने भी राजवंश, द्वार समुद्र, जितने भी राजवंश थे, सबको उसने हराया था और सबसे संधियां की थी। वह व्यक्ति कौन था? मलिक काफूर। तो मलिक काफूर जो था वो उसको खरीदा गया था, उसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो ये कहने का मतलब ये था, ये मध्यकाल के अंतर्गत चली आ रही है ये चीज। तो मानव दुर्व्यापार, तो सबसे पहले वो कहता है कि अगर जब न्यायालय के सामने शब्द गया मानव दुर्व्यापार, तब उन्होंने बोला कि ये जो है ना मानव दुर्व्यापार, ये एक विस्तृत शब्दावली है। ध्यान रखना आप, उन्होंने कहा कि ये कोई छोटी शब्दावली नहीं है, ये एक विस्तृत शब्दावली है। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि केवल मनुष्य और बच्चों का क्रय विक्रय नहीं होगा। कि मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या है कि भाई स्त्रियों व बच्चों का क्रय विक्रय नहीं होगा। कहीं अगर बात करें तो ये बात खाली यहाँ तक सीमित नहीं होती। इसका मतलब है कि स्त्री और बच्चों का कोई अनैतिक व्यापार भी नहीं करेगा। खाली यहाँ पर हम बात करें स्त्री व बच्चे, स्त्री व बच्चों का खाली क्रय विक्रय शामिल नहीं है इसके अंदर। अपने बात करें, ये कहता है कि इनका किसी रूप में अनैतिक व्यापार भी नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल कौन से में लिखा है? 23 के अंतर्गत इस शब्दावली का ये विस्तृत वर्णन है। अगर बात करें कि अगर ऐसा होता है तो कोर्ट क्या कदम उठा सकता है, संसद क्या कदम उठा सकती है, तब आपको बता देता हूं, जिसका जिक्र मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 17 में भी कर चुका हूं पहले, कि आर्टिकल 35 जो है, इस भाग 3 का अंतिम आर्टिकल कौन सा है? 35। क्योंकि मौलिक अधिकार 12 से शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं? 35 पर। तो 12 से 35 जो अंतिम है, 35 कहता है कि भाग 3 के अंतर्गत अगर मान लीजिए जो भी प्रोविजंस हमें प्राप्त हैं, इन प्रोविजंस पर अगर कोई भी कानून बनाएगा तो वो कानून कौन बना सकता है? संसद। यह शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। तो मैंने आर्टिकल 17 में बताया था कि अगर 17 के अंतर्गत कोई भी कानून, जैसे कि अस्पृश्यता से संबंधित कोई भी कानून बनाएगा, वो कौन बनाएगा? संसद। और ये आर्टिकल कौन से में उसको पावर है? 35 में। उसी प्रकार अनुच्छेद 35 संसद को शक्ति देता है कि इस चीज को रोकने के लिए, अनैतिक व्यापार को और स्त्री व बच्चों का क्रय विक्रय रोकने के लिए संसद को यह शक्ति प्राप्त है
है कि वो अनुच्छेद 35 में इसके अगेंस्ट कोई क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, और संसद ने ऐसा किया भी। और वो कानून बनाया गया था स्त्री व लड़की अनैतिक व्यापार अधिनियम एक्ट 1956। ये कई जगह आपको 1986 मिलेगा जो उसका संशोधन नियम है, ठीक है। तो इसका संशोधन अधिनियम 1986 है, लेकिन स्त्री व लड़की अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 है, जो कि मैंने बताया संसद को शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कि मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए क्या किया गया है कि एक एक्ट बनाया गया, स्त्री व लड़की अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। यदि हम बात करते हैं दास प्रथा शब्द की, जो कि अभी मैंने बात की थी मध्यकाल में जो दास प्रथा की बात की, क्या दास प्रथा का उल्लेख संविधान में मिलता है? क्या इस अनुच्छेद में मिलता है? नहीं। दास प्रथा के बारे में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ अनुच्छेद 23 में, लेकिन इन सब के बारे में जरूर लिखा है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दास प्रथा का संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक बात तो समझ आ गई है, वो बात यह है कि जो अपने आर्टिकल 23(1) है, इसके अंतर्गत मैंने 3 बातें आपको बताई थी, मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम, जिसमें आपको क्लियर हो चुका है मानव दुर्व्यापार। दूसरा, यदि हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बेगार, अब सुनना ध्यान से, बेगार क्या कहता है? कहता है कि बेगार क्या चीज है? बेगार होता है धन रहित श्रम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बेगार किसे कहा जाता है? धन रहित श्रम को, अर्थात एक ऐसा काम करवाना, एक ऐसा काम करें जिसके बदले किसी को पैसा ना दें, तो वो हो गया बेगार। उसको कहते हैं कि धन रहित श्रम करवा लिया हमने, कि धन नहीं दिया, उसके बदले में श्रम ले लिया। आपको बता देता हूँ, ये भी बेगार जो है, ये भी प्राचीन काल से चला आ रहा था। भारत में एक तरह से कुरीति थी, कारण बताऊंगा उसका क्या था। कि पहले अगर बात करें प्राचीन काल की, यदि हम बात करते हैं मौर्य वंश की, मौर्य काल के प्रशासन के अंतर्गत एक चीज होती थी बेगार। बेगार जो था उस समय भी लिया जाता था, लेकिन उस समय सिस्टम ये था कि बेगार 30 दिन में एक दिन लिया जाता था, अर्थात महीने में एक व्यक्ति को एक दिन फ्री काम करना पड़ता था, उसे कहते थे बेगार। लेकिन मौर्य काल में शब्दावली कुछ और प्रयोग की गई थी। क्या आप बता सकते हैं वो शब्दावली क्या थी? आप कमेंट्स कीजिए अगर आपको ध्यान है तो, कि मौर्य काल के अंतर्गत एक दिन धन रहित श्रम करवाया जाता था, यानी कि फ्री में काम करवाया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? तो देखो, मौर्य काल में जो कहा जाता था बेगार को, उसे कहते हैं विष्ठी। विष्ठी शब्द प्रयोग हुआ है। तो बेगार होता है कि किसी से फ्री काम करवाना। लेकिन अगर बात करते हैं बलात्श्रम, बलात्श्रम ये चीज नहीं है। वो कहता है कि खाली बात यहां तक सीमित नहीं है कि हम किसी से फ्री काम करवाएं। बलात्श्रम जो होता है जबरदस्ती श्रम, अर्थात फोर्स्ड लेबर। अगर हम किसी से फोर्स्ड लेबर लेते हैं, वो तो ये है कि भले ही हम उसको कहते कि आपको पैसे देंगे इस काम के, और उसकी इच्छा ही नहीं है, इच्छा के विरुद्ध काम करवाना क्या होता है? बलात्श्रम, जो कि ना आपसे राज्य करवा सकता और ना कोई व्यक्ति करवा सकता। भले ही वो आपको कह दे कि मैं आपको बदले में क्या दूंगा, पैसे दूंगा, आप कह दो कि भले आप पैसे दे दो, मुझे कितने रुपए दे दो, मैं ये काम नहीं करना चाहता, और फिर भी जबरदस्ती काम करवाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बलात्श्रम। देखो, पुराने टाइम में आपको बताता हूँ क्या था। राजा थे, महाराजा थे, जमींदार थे, साहूकार थे और नवाब थे। ये सब क्या करते थे? फ्री में काम करवाते थे, क्योंकि इनके पास अच्छी खासी उधारी ले रखी होती थी लोगों ने, और वो कर्ज के चक्कर में क्या काम करवाया जाता था। आज भी अगर कर्ज है तो दूसरे बहुत माध्यम है कर्ज चुकाने के, लेकिन इस प्रकार आप किसी को फोर्स्ड लेबर, न्यायालय ये नहीं कहता कि आप किसी से क्या करवा सकते हो? फोर्स्ड लेबर करवा सकते हो। जो मामला इसके अंतर्गत आपको बता देता हूँ क्या मामला था। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ मामला। किसके बनाम था? इंडियन यूनियन, भारत संघ, ठीक है। इंडियन यूनियन बोल लो या भारत संघ। इस मामले में क्लियरली ये जो बात अभी मैंने आपको बताई थी, ये कही गई थी कि बलात्श्रम, खाली इसका अर्थ ये नहीं होता कि केवल बेगार ही नहीं, कि आर्टिकल 23 हमें केवल बेगार से नहीं रोकता। हम कहें कि बेगार तो क्या होता है? धन रहित श्रम, अर्थात फ्री में काम करवाना। ये कहता है केवल बेगार से नहीं रोकता, बल्कि बलपूर्वक कार्य से रोकता है। अर्थात आप किसी से बलपूर्वक कार्य करवाओ, भले ही उसको पैसे दे रहे हो और उसकी इच्छा नहीं है और वो ना करना चाहे, तो इस काम से भी, बलपूर्वक कार्य से भी रोकता है। ये बात न्यायालय ने किस में कही? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम
भारत संघ मामला था। अब इन्होंने कहा कि बलात् श्रम की जो श्रेणी अगर हम बात करते हैं वो दो तरह से हो सकता है, वो शारीरिक हो सकता है बलात् श्रम, वो अगर हम कहें कि इसका कोई शारीरिक दबाव पड़ सकता है व्यक्ति पे, या कई बार क्या होता है कोई राजनीतिक दबाव आ जाता है, इस तरह की बातें देखने को मिलती है। जब किसी व्यक्ति पर शारीरिक या मान लीजिए राजनीतिक दबाव आ जाए तो उस व्यक्ति को हो सकता है कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जब व्यक्ति आर्थिक कठिनाई का सामना करता है इस कंडीशन में उस पर किसी शारीरिक या राजनीतिक दबाव के तहत, तो वो आर्टिकल 23 का सीधा हनन करता है। वो बात, वो एक्ट, वो कोई भी तथ्य है वो आर्टिकल 23 को दबा रहा है और ऐसा संविधान में नहीं हो सकता। देखो इसके अंतर्गत बात बताता हूँ, ये आर्थिक कठिनाई वाला सिस्टम क्या था और ये राजनीतिक। देखो एशियाड प्रोजेक्ट, एशियाड प्रोजेक्ट के अंतर्गत मजदूर लोग काम कर रहे थे, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट चल रहा था गवर्नमेंट का, एशियाड प्रोजेक्ट। उसमें क्या है, मजदूरी जो थी वो निर्धारित की गई थी 9 रुपये 25 पैसे, अर्थात 9.25 रुपये मजदूरी निर्धारित थी। जब वो जमादार पैसे जमा कर रहे थे, जिनके पास पैसे जमा हो रहे थे, जब मजदूरी देने का समय आया तब उन्होंने क्या किया, प्रत्येक मजदूर को 8 रुपये 25 पैसे मजदूरी दे दी। अर्थात क्या हुआ, 1 रुपया मजदूरी उन्होंने क्या कर ली, काट ली। तब उन्होंने, मजदूरों ने, जो ये एशियाड प्रोजेक्ट में पीपल यूनियन में जब इन्होंने मामला दिया कि हमारी मजदूरी, एक तो देखिए हमारे सामने तो राजनीतिक दबाव कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि 1 रुपये कमीशन खा रहे हैं। देखिए हम शारीरिक रूप से यहाँ काम कर रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर ये राजनीतिक प्रेशर बना रहा है कि जमादार कह रहे हैं कि हम 1 रुपये क्या कमाएंगे, कमीशन कमाएंगे। किस बात का कमीशन, मजदूरी हमारी है, आप कैसे कमा सकते हैं, हमने जितना काम किया है और जो हमारा तय हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या थी, जो हमारा तय हुआ है जितना मैटर, उस जितने भी हमारे तथ्य तय हुए हैं उस तथ्य के तहत हमें 9.25 रुपये मजदूरी दी जाए। तब कोर्ट ने ये जो एशियाड प्रोजेक्ट में मजदूरी जो कम दी गई उसकी अवहेलना की और कोर्ट न्यायालय ने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये एक तरह से उसका शारीरिक राजनीतिक दबाव बना रहा है उस पर और आप ऐसा काम नहीं कर सकते। जितनी मजदूरी तय हुई थी 9 रुपये 25 पैसे, उनको उतनी मजदूरी दी जाए। तो ये मामला कहता है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स कि खाली ऐसा नहीं है कि आप खाली बात बेकार की करेंगे, इसके अंतर्गत कोई भी इस तरह की बातें आ सकती है। और कोर्ट ने एक बात और कह दी कि आपका, देखो पहला एक्ट मैंने आपको बता दिया, इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं स्त्री व लड़की अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, दूसरा आप याद रखेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। देखो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ये कई किताबों में 84 लिखा है, इसको सही कर लेना। 84 में इसका संशोधित रूप आया था किसी और नाम से, तो आप याद रखेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत, ठीक है, एक व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी आपको देनी पड़ेगी, जितनी भी तय की गई है उतनी मजदूरी आपको देनी पड़ेगी। तो इसके अंतर्गत ये एक्ट भी आ गया। अब आपका देखो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है परीक्षा में। क्वेश्चन क्या बनता है कि स्त्री व लड़की अनैतिक व्यापार अधिनियम कौन से अनुच्छेद में प्रदर्शित होता है, अनुच्छेद 23। दूसरा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 1948 किस में आता है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और इसके अंदर बहुत मामले हैं, अगर अपने जिक्र करते हैं छोटे मामले जैसे हैं उनके बारे में बता देता हूं आपको। जैसे कि अगर छोटे मामले की बात करते हैं तो दीना बनाम भारत संघ मामला था एक, दीना बनाम भारत संघ मामला। देखिए ये था कैदियों को मजदूरी देने से संबंधित। इसमें क्या बोला गया कि जो कैदी होते हैं, क्या जो वो काम करवाया जाता है उनसे खाली ये नहीं है कि कैदियों को अपने रोटी पानी दे दें, लेकिन जो कैदियों से श्रम करवाया जा रहा है, क्या कैदियों को मजदूरी मिलनी चाहिए या नहीं। तो न्यायालय ने क्लियरली बोल दिया कि कैदियों को जो भी उनसे श्रम लिया जाए उनके बदले उनको क्या देना पड़ेगा, एक उचित मजदूरी देने का प्रावधान किया जाए। अर्थात उसको एक बेसिक आपको इनकम देनी पड़ेगी, जो भी काम के हिसाब से आपको उचित लगती है वो मजदूरी देनी पड़ेगी, आप उनसे मजदूरी छीन नहीं सकते। तो ये मामला कौन सा था, दीना बनाम भारत संघ मामला। नेक्स्ट इसके अंतर्गत मामला आता है, आपको बता देता हूं, बंधुआ मजदूरी से संबंधित नीरजा चौधरी बनाम MP राज्य। नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद। देखो भारत के अंतर्गत बंधुआ मजदूर, फिर वही बात सेम रिपीट कर रहा हूं कि पुराने टाइम में साहूकार थे, जमींदार थे, उन्होंने कुछ क्या था, फैमिली लोन ले लेते थे, उसके बाद उनके पिता की मृत्यु के बाद पैसे, वो जो ऋण था उनके पुत्र जो वो अदा करते थे, वो मजदूरी करते थे, और कहने का मतलब एक तरह से बंधुआ मजदूर बन गए थे।
बंधुआ मजदूर बना दिया गया। जब नीरजा चौधरी बनाम एमपी राज्य के अंतर्गत ये बात कही गई कि आपका जो बंधुआ मजदूर अधिनियम है, बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 का बना हुआ है, 1976 का, आप याद रखना, मैं लिख भी देता हूं, बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976, तो ये आप याद रखेंगे, बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976। देखो, जो नीरजा चौधरी बनाम एमपी राज्यवाद में बोला गया कि बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 के तहत राज्य जो है उनको संरक्षण देगा जिनको बंधुआ मजदूर बनाया गया है, परंतु यहाँ पर एक टर्म जोड़ी उन्होंने बहुत अच्छी, उन्होंने बोला कि राज्य का फर्ज, ड्यूटी केवल इतनी नहीं है कि अगर किसी को बंधुआ मजदूर बना हुआ है तो उसको छुड़वा दे, उसको बंधुआ मजदूरी से अलग करवा दे, इतने से काम नहीं होगा। राज्य को उनका पुनर्वास का भी प्रावधान करना पड़ेगा, अर्थात उनके लिए रीसेटलमेंट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। यदि उसका रीसेटलमेंट नहीं किया जाता है तो वो व्यक्ति क्या है, वो आज़ाद होते ही, अब मान लीजिए आपने तो छुड़वा दिया उसको, लेकिन उस व्यक्ति को अभी रीसेटलमेंट उसका नहीं हो पाया है, उसके लिए कोई काम नहीं है करने को, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो दोबारा फिर पैसे के लिए दोबारा बंधुआ मजदूर बन जाएगा। इसीलिए नीरजा चौधरी बनाम एमपी राज्य में बोला गया कि बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 के तहत राज्य केवल व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी से छुड़वाएगा नहीं, बल्कि उनके पुनर्वास का भी प्रावधान करेगा। यहाँ पर पुनर्वास का अर्थ होता है रीसेटलमेंट का भी प्रावधान वो राज्य करेगा, ये बात कही गई थी। अब देखो, कुछ प्रथाओं की बात कर लें आर्टिकल 23(1) के अंतर्गत। यदि अपने बात करते हैं कुछ प्रथाओं की, पुराने समय में क्या होता था आपको पता है, जैसे भी बताया, दास प्रथा थी और भी बहुत सारी प्रथाएं इस तरह से चलती थी, सामाजिक कुरीतियां भी थी। उससे संबंधित दो मामले यहाँ पर सामने आए थे। पहला मामला था आर के तंगखुल बनाम आर एस खुलकप्पा। आर के तंगखुल बनाम आर एस खुलकप्पा। आप कहोगे सर क्या नाम बता रहे हो आप, ये आर के तंगखुल बनाम आर एस खुलकप्पा। एक्चुअल में ये मणिपुर का एक वाद था, यहाँ का नहीं, ईस्ट का एक वाद था। इसमें देखो पिटिशनर ने क्या दावा किया। एक्चुअल में गांव के अंदर एक प्रथा थी, पहले आपको बता देता हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आर के तंगखुल बनाम आर एस खुलकप्पा एक प्रथा से संबंधित वाद था, जिसके अंतर्गत इस प्रथा में गांव के प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को, पूरे गांव के जो प्रत्येक घर था उसमें से एक व्यक्ति को गांव के मुखिया के घर है ना एक दिन काम करना पड़ता था, अर्थात उसको एक दिन का वेतन नहीं मिलेगा। ये क्या हो गया, बेगार हो गया ना ये तो, और ऊपर से बलाश्रम भी हो गया, फोर्स्ड लेबर होगी कि एक व्यक्ति को गांव के मुखिया के घर काम करना ही पड़ेगा। जब ये बात गई कोर्ट में तो न्यायालय ने 23(1) का इसे क्या माना, उल्लंघन माना, और बताया कि ये जो प्रथा है ये अवैध है। क्लियरली कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो प्रथा अवैध है। आप पुराने समय में आपने बहुत कुछ कर लिया ये, लेकिन संविधान बनने के बाद ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ये आर्टिकल 23(1) का डायरेक्ट उल्लंघन करता है कि आप किसी मुखिया घर के, गांव के मुखिया के घर आप फ्री में काम करो। ये बात कही गई आर के तंगखुल बनाम आर एस खुलकप्पा मामला। सेकंड इससे संबंधित बिल्कुल मामला था चंद्रा बनाम राजस्थान राज्य। चंद्रा बनाम राजस्थान राज्यवाद। देखो, राजस्थान राज्यवाद, चंद्रा बनाम राजस्थान राज्यवाद के अंतर्गत क्या कहा गया था, इसमें भी यही गांव का जो प्रधान था, ग्राम प्रधान, आज भी होते हैं ना गांव में प्रधान होते हैं, उनके इलेक्शन होते हैं स्थानीय स्वशासन में, तो ग्राम का जो प्रधान था ना, ग्राम प्रधान, अब अपने कह देते हैं सरपंच कह देते हैं, उस समय गांव के प्रधान ने एक आदेश निकाला। अब देखो शब्द क्या आ गया, आदेश। भाई वो कौन होता है आदेश निकालने वाला, पहली बात तो ये थी। पर्सनली आदेश निकालने वाला वो व्यक्ति कौन है, आदेश निकाला कि गांव के प्रत्येक घर में से एक व्यक्ति को तालाब पे काम करना पड़ेगा। फिर वही बात आ गई बलाश्रम वाली, फोर्स्ड लेबर हो गई ये, दूसरा बेगार के पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह से कोर्ट में जब ये मामला गया, दोबारा कोर्ट ने बोला 23(1) का ये उल्लंघन है और इस आदेश को क्या दिया, अवैध करार दिया, अर्थात यह आदेश क्या है, अवैध है। इस प्रकार ये कहता है आर्टिकल 23(1) कहता है कि आप ना तो दुर्व्यापार कर सकते, ना किसी पर बलाश्रम लगा सकते, फोर्स्ड लेबर आप लगा सकते। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं इसके अंतर्गत, देखो एक मामला आपको बता देता हूं क्या था कि आर्टिकल 23 इस बात के लिए नहीं बोलता कि यदि सोसाइटी में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सेवा देने के लिए कहे
कि भाई मैं उसको सेवा नहीं दूंगा, जाति का तो बात आ जाए, तो आर्टिकल 23 में यहाँ पर इस प्रकार जाति वाली कोई बात नहीं है, फिर वो भाग किसी और में चल जाएगा। आपने क्या आर्टिकल 15 में कहते हैं कि हम धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ, यूपी के अंदर एक कानून बना था जिसका नाम था यूपी, उत्तर प्रदेश का कानून था जिसका नाम था यूपी रिमूवल ऑफ सोशल डिसएबिलिटीज एक्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश रिमूवल ऑफ सोशल डिसएबिलिटीज एक्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश रिमूवल ऑफ सोशल डिसएबिलिटीज एक्ट अर्थात वहां का एक कानून था जिसकी धारा 3 ये कहती थी, यदि कोई व्यक्ति आपको ये कह के आपको सेवा नहीं देता कि आप अनुसूचित जाति के हैं और अन्य हिंदुओं को वह सेवा दे रहा है, तो धारा 3 का उल्लंघन माना जाएगा और इसका उल्लंघन माना जाएगा, इस कानून का उसको उल्लंघन माना जाएगा। अब इससे संबंधित एक मामला पहुंच गया कोर्ट में, स्टेट बनाम बनवारी। स्टेट बनाम बनवारी वाद के अंदर जो पिटिशनर थे जिन्होंने दावा किया था वो व्यक्ति एक धोबी था और एक नाई था। उन्होंने बोल दिया था कि गांव में एक अनुसूचित जाति रहती थी, वर्ग रहता था अनुसूचित, बोल दिया कि स्पेशली इस अनुसूचित जाति के हम है ना तो कपड़े धोएंगे और ना उनके बाल बनाएंगे, अर्थात बाल उनके कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग अनुसूचित जाति के हैं। ठीक है, जब मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में ये बात बोली गई कि ये जो एक्ट है, ये जो इन्होंने लोगों ने कहा है कि धोबी और नाई ने कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये इस एक्ट का उल्लंघन करता है, कोर्ट के सामने आया। लेकिन कोर्ट ने बात बोली कि हम मानते हैं कि इस कानून का उल्लंघन करता है, पर आर्टिकल 23 में ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई कि आप इस आधार पे किसी का काम मना कर सकते हैं। ठीक है, वो उन्होंने इसलिए मना किया है क्योंकि वो उन्हें लगता है वो भाई निम्न जाति के हैं, भाई समाज में वो निम्न जाति के हैं, इसीलिए हम उनका काम नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने इस स्टेट बनाम बनवारी एक्ट में इसका उल्लंघन नहीं माना उन्होंने। हाँ, लेकिन अगर अपने, क्योंकि इस एक्ट का जो उद्देश्य है, देखो उन्होंने ये तो नहीं बोला कि भाई हम जो है फ्री में काम करेंगे, भैया हमसे फ्री में काम करवा रहे हैं इसीलिए हम काम नहीं करेंगे। यदि वो ये बात बोल देते ना कि हाँ भाई ये जो लोग हैं हमसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं या फिर हमारा काम फ्री में करवाना चाहते हैं, इस तरह की कोई बात होती, तब वो मानता, कोर्ट कहता कि इसमें आपने जो है फोर्स्ड लेबर की बात आ गई या इस तरह की आ गई। इस कानून का उद्देश्य तो क्या था, समाज में जाति प्रथा को जो है ये मतभेद है इनको दूर करना था। लेकिन आर्टिकल 23 में कहीं भी ये चीज नहीं लिखी हुई, इसलिए कोर्ट ने इसका उल्लंघन नहीं माना। ठीक है, ये मामला था स्टेट बनाम बनवारी वाद। ठीक है, तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत जितनी भी हमने बातें पढ़ी, जो भी हमने ये पढ़ा, जिसके 23(1) के अंतर्गत जितनी भी बातें पढ़ी, इसमें जहाँ के मैंने आपको बताया दास प्रथा जो है, यदि हम बात करते हैं भारत के अनुच्छेद 23(1) में क्या दास प्रथा है, तो नहीं, हमारे नहीं मिलती। परंतु अगर हम बात करते हैं यूएसए का जो 13वां अमेंडमेंट था, 13वां संशोधन था, उसके अंतर्गत दास प्रथा का जिक्र हुआ है। वहाँ भी दास प्रथा थी, वहाँ भी लोगों ने लड़ाई लड़ी थी अपनी सरकार के खिलाफ इस दास प्रथा के लिए। लेकिन उतने अगर अमेरिका की तुलना में भारत की बात करें तो यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी दास प्रथा दिखाई नहीं देती। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं 23(2) की, 23(1) मैंने आपको बता दिया किस प्रकार इसमें मानव दुर्व्यापार आया, बेगार आया और बलात् श्रम से रोक। 23(2) क्या कहता है, अभी बताया मैंने। 23(1) का अपवाद है ये आर्टिकल। एक तरफ राज्य कहता है कि मैं भेद जो है किसी से बलात् श्रम नहीं कराऊंगा, दूसरा राज्य जो है ये काम करवा सकता है। किस लिए, सार्वजनिक प्रयोजन के उद्देश्य से राज्य आवश्यक सेवाएं ले सकता है। जैसे मान लीजिए अगर अपने बात करते हैं सार्वजनिक प्रयोजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए निःशुल्क जो अपने आर्मी की जो सेना की जितनी भी कार्य हैं, सैनिक कार्य हैं, मान लीजिए अगर राज्य चाहता है सार्वजनिक प्रयोजन में अनिवार्य सैनिक सामाजिक सेवाएं हैं, उसमें अगर राज्य ने काम करवा लिया तो न तो वो बेगार में आएगी और ना वो बलात् श्रम में आएगी, ना वो मानव दुर्व्यापार में आएगी। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन राज्य जो है केवल धर्म, मूल वंश या वंश कह लीजिए आप, जाति या वर्ग, इन आधार पर राज्य भेदभाव विभेद नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पर राज्य नहीं कर सकता। यह आर्टिकल 23 के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो आपका आर्टिकल 23 तो कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके बाद दूसरा अनुच्छेद इसके अंतर्गत है अनुच्छेद 24। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। देखिए अनुच्छेद 24 जो है वो स्पेशली बच्चों के लिए है।
अगर हम बात करते हैं, इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि बाल श्रम जो है वो निषेध रहेगा, अर्थात चाइल्ड लेबर जो है वो नहीं लिया जाएगा। बाल श्रम निषेध, प्रोहिबिशन किसके लिए करता है? चाइल्ड लेबर के लिए, अर्थात बालकों के लिए। अब आपका प्रश्न ये बनता है कि कौन सा अनुच्छेद बालकों के शोषण से रक्षा करता है? आप अनुच्छेद क्या लिखेंगे? 24, कि चाइल्ड लेबर क्या रहेगा? प्रोहिबिशन रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाल श्रम निषेध बना क्यों था? स्पेशली बात आपको बता देता हूं, एक बात आप याद रखना इसके अंतर्गत, 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, अर्थात ये और इनसे कम जो आयु के बच्चे हैं, इनके साथ आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, 14 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे हैं उनको कारखाने में और जोखिम कार्यों में नहीं डाला जा सकता, ये कहता है आर्टिकल 24। बेसिक बात जो संविधान में लिखी है वो यही लिखी है कि 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं जो कि भारी भरकम काम कर रहे हैं, जोखिम भरे। अब देखो, प्रकृति भी होनी चाहिए उसकी जोखिम भरा, क्योंकि इसमें जो एक्ट आएगा ना अभी, वो मैं आपको बताऊंगा जो वाद आया था क्या था, तो वो भारी भरकम या जोखिम भरा काम वो नहीं करवा सकता, इसको बाल श्रम का कैटेगरी में माना जाएगा और ये प्रोहिबिशन करता है आर्टिकल 24। अब देखो, इसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं बालकों से संबंधित जो भी अधिनियम है, पहला है बालक नियोजन अधिनियम। बालक नियोजन अधिनियम, ठीक है। फर्स्ट इसके अंदर बालक नियोजन अधिनियम जो कि 1938 में बना था। दूसरा कहता है बाल श्रम अधिनियम, ये 1938 का है। दूसरा कहता है बाल श्रम अधिनियम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 1986 में बना था। चाइल्ड लेबर एक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इसके अलावा जो कारखाने से संबंधित है, भारतीय कारखाना अधिनियम जो कि 1948 में बना था, और खान अधिनियम, फैक्ट्री जो खान अधिनियम जो बना था 1952। ये 4-5 कुछ एक्ट है जो इनसे संबंधित है। देखो, अगर थियरी की बात करते हैं, जैसे कि आपकी यूपीएससी में, आरएस में क्वेश्चन आते हैं, जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन करता है, ये कारण 14 वर्ष तक क्यों इन्होंने बोला? बच्चे जो हैं देश के भावी नागरिक हैं, आने वाले समय में भावी नागरिक यही हैं। और आपका जो संविधान का अनुच्छेद है 39 नीति निर्देशक तत्व, समझना इसका संबंध। आर्टिकल 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है कि जो लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगा? राज्य रखेगा। और उसने कहा नागरिकों की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 39 है। तो ये भी तो आगे चल के भावी नागरिक ही बनने वाले हैं देश के। तो आर्टिकल 39 में जहां राज्य का फर्ज बनता है, वहां राज्य को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 39 के लागू होने के संबंध में कहता है कि अनुच्छेद 39 में राज्य के कर्तव्य हैं कि देशवासियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और उसके लिए उसको 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। इनसे कोई भी फैक्ट्रियों में, कारखानों में और जोखिम भरे काम नहीं करवाने। बालक नियोजन जो अधिनियम था 1938, इसी में ये बात कही गई थी कि 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो कारखाने में काम नहीं करेंगे। बाय चांस आपके ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है, यदि वो पूछ लेता है कि कारखानों में बच्चों से 14 वर्ष से कम बच्चों को जो जोखिम भरा कार्य नहीं करवाया जाएगा, कौन से एक्ट के तहत, तो आप उत्तर क्या भर देंगे? बालक नियोजन 1938। और आपको पता ही है शिक्षा का मूल अधिकार जो कि संविधान का आर्टिकल 21 कै में जोड़ दिया गया, जो कि अपने बोला गया शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो जो शिक्षा का मूल अधिकार, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आपको जवाब देना होगा, 10 सेकंड भी दूंगा। शिक्षा का मूल अधिकार 21 कै में जो जोड़ा गया था, कौन से वाद के तहत जोड़ा गया था? ये वाद आपको बताना है। जो आपके आगामी आरएस की परीक्षा है या यूपीएससी है, इस तरह के प्रश्न उसमें आते हैं। तो आपको मैंने बताया था अनुच्छेद 21 में हम चर्चा कर चुके हैं इसकी, कि शिक्षा का मूल अधिकार किस वाद में जोड़ा गया। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इसके लिए। हाँ जी बताइए। देखिए, शिक्षा का जो मूल अधिकार था वो वाद था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद, जिसमें मैंने मोहिनी जैन का मुद्दा बताया था आपको कि जो पिटिशनर थी कुमारी मोहिनी जैन, वो स्टडी करने के लिए कर्नाटक गई थी और वहाँ पर उससे फीस जो थी अदर स्टेट वालों से ज़्यादा ली गई थी। इस कारण उन्होंने बताया था कि 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य को करना चाहिए। ये उसका मूल अधिकार भी है और ये आर्टिकल 45 में नीति निर्देशक तत्व भी है। तो बालक नियोजन अधिनियम 1938 के तहत ये बाल श्रम, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट जो है, बाल श्रम निषेध अधिनियम, इसका नाम है बाल श्रम निषेध अधिनियम, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, और
कारखाना व खान, अब ये खान आप कोई वो बॉलीवुड के खान मत समझ लेना, सलमान खान, शाहरुख खान, ये खान यहाँ फैक्ट्री की बात हो रही है। तो खान अधिनियम 1952, कारखाना फैक्ट्री अधिनियम, भारतीय कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम के तहत बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। यदि हम बात करते हैं अब इसके संबंधित कोई वाद की, तो वही वाद जो अभी आपको मैंने बताया था, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ मामला। देखो इस मामले में आपको बता देता हूं मेन मुद्दा क्या हुआ था, ये मुद्दा आप समझना। इसमें क्या था, एक कंपनी ने एक भवन निर्माण कारखाने में, मामले में कहा गया जो भवन निर्माण कारखाना है उसके अंतर्गत चिल्ड्रन, जो बच्चों का रोजगार का जो अधिनियम था, भवन निर्माण कारखाने के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1939, तो आप याद रखना एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1939, ठीक है। उन्होंने बोला कि भवन निर्माण कारखाने के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1939 नहीं लगता। भवन निर्माण कारखाने में ऐसा ये अधिनियम क्यों नहीं लगता, जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने दावा किया कंपनी ने कि जो आपका ये जो अधिनियम बना हुआ है ना, कानून, संसद ने जो भी कानून बनाया है, इसके अंतर्गत कारखाने, इसके अंतर्गत निर्माण कार्य शब्द नहीं आता। आपने कहीं भी कानून में निर्माण कार्य शब्द नहीं लिखा, तो इसीलिए जो ईसीए एक्ट जो है, ये अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जो 1939 है, ये एक्ट जो है भवन निर्माण कारखाने में नहीं लगता, क्योंकि निर्माण कार्य शब्द जो है वो कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी न्यायालय था उस समय, न्यायालय के जब मामला ये पहुंचा, न्यायालय ने क्लियरली ये बात बोली कि आप इस आधार पे दावा नहीं कर सकते कि इसमें निर्माण कार्य नहीं निकला, तो मतलब आप ये कि बच्चों से काम करवा लोगे, ये आप काम नहीं कर सकते। और उन्होंने इस जो मामले को अवैध घोषित कर दिया। ये कहते कि मान लिया कि उसमें निर्माण कार्य नहीं लिखा, हम मान लेते हैं कानून बनाने, चाहे विधानमंडल ने कानून बनाया चाहे संसद ने, और वो निर्माण कार्य शब्द नहीं लिखते, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप बच्चों से वहां काम करवा सकते हो। ये तो पूर्णतः गलत हो गया। इसीलिए न्यायालय ने इसको, जो इन्होंने बात उठाई थी, इसको क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, और बोला कि एक शब्द के कारण आप ये नहीं कह सकते कि बच्चों से किया गया काम, जो लेबर करवाया गया है, वो जोखिम वाला काम नहीं है, क्योंकि भवन निर्माण कारखाना एक जोखिम भरा काम है। और मैंने पहले ही लिख दिया था आर्टिकल 24 में कि कारखाना, 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनसे कारखाने में जोखिम कार्य, ये भी तो एक जोखिम कार्य है, और जोखिम कार्य के तहत ये क्या है, अवैध है, आप इस आधार पे नहीं कह सकते। दूसरा इसके अंदर एक्ट आपको मैं बता देता हूं कौन सा था। दूसरा एक्ट इसके अंतर्गत था MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। देखो तमिलनाडु राज्य, इसके अंदर क्या था आपको बता देता हूं। एक MC मेहता पिटिशनर और इनके साथ एक सोशल वर्कर थे, दोनों ने क्या किया, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत ये स्टे लिया, इन्होंने याचिका लगाई, बताया कि शिवकाशी फैक्ट्री है, जो आपको बता देता हूं, वहां पर क्या एक फैक्ट्री थी, दिया सलाई अर्थात माचिस की एक फैक्ट्री थी। माचिस की फैक्ट्री के अंतर्गत बच्चों की स्थिति उन्होंने देखी कि दयनीय स्थिति हो रखी है, और इतना जोखिम वाला काम बच्चों से करवाया जा रहा है। मतलब आप खुद समझिए कि पटाखा फैक्ट्री है और अगर माचिस फैक्ट्री है, यहाँ पर जान का जोखिम कितना है, और अगर वहाँ पर बच्चों से काम करवाएं तो क्या ये उचित है? अगर आप भी ये सोचते हैं तो आप भी यही कहोगे कि सर ये उचित नहीं है, मानवता के लिए तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो उन्होंने क्लियरली बोला कोर्ट ने कि भाई आप इस तरह बच्चों से काम कैसे करवा रहे हैं। जब इन्होंने याचिका लगाई तो याचिका में कहा गया आप बच्चों से इस प्रकार के कार्य नहीं करवा सकते, और तुरंत जो 9 फैक्ट्रियां थी उन अलग भारत के अलग अलग राज्यों में, उनमें स्ट्रिक्टली एक्शन लिया गया। उन्होंने बोला कि जो माचिस, पटाखा, केमिकल, इस तरह की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें तो बच्चों का काम बिल्कुल इस प्रकार बनता ही नहीं है। तब उन्होंने पूछा
याचिकाकर्ता ने बोला कि खाली ये नहीं है कि अगर बच्चों को काम हटा देंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे, अर्थात इनकम मारी जाएगी, उनकी इनकम के स्रोत खत्म हो जाएंगे। तब उन्होंने बोला कि उनके लिए चाइल्ड के लिए कोई वेलफेयर आपको एक सोसाइटी भी बनानी चाहिए जो बच्चों के लिए क्या करे, पैसों का अरेंजमेंट करे, और इनमें से जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं 14 वर्ष तक के बच्चे, उन्हें अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। प्लस जो लोग बेरोजगार हो गए हैं तो बजाय उनके घर में जो भी वयस्क है उनकी जगह, बच्चों की जगह उन वयस्कों को काम दे दिया जाए, क्योंकि आर्टिकल 24 में इसे बाल श्रम की कैटेगरी में माना गया। मामला कौन सा था? MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। हो सकता है आपकी आगामी परीक्षा RAS की परीक्षा में वो पूछ सकता है कि भाई MC मेहता केस जो था वो किससे संबंधित था? बालकों के जो शोषण से रक्षा से संबंधित था। तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत मैंने आपको जितने भी एक्ट बताए हैं, ये सारे के सारे एक्ट जो हैं बाल श्रम जो है इस पर रोक लगाते हैं, बाल श्रम निषेध करते हैं, बच्चों से काम इस प्रकार लेना भी नहीं चाहिए। और इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं 2005 के अंदर यदि बात करें तो 2005 में बालकों की शोषण से रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे और एक राज्य स्तर पे आयोग का प्रावधान किया गया, जो अपने राष्ट्रीय जो आयोग बालक संरक्षण आयोग बना 2007 में बनाया गया, वो स्पेशली इसलिए बनाए गए ताकि बालकों की शोषण से रक्षा की जाए। और 2006 में ये बात भी कही गई थी कि जो औद्योगिक जितने भी अपने घरेलू प्रतिष्ठान हैं उनमें कार्य करने के लिए बच्चों को बाध्य नहीं किया जाएगा, अर्थात इस प्रकार के भाई चाइल्ड लेबर जो है ये सक्रिय है आर्टिकल 24 में, इसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा और आप बच्चों से इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करवा सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 23 व 24 कंप्लीटली समझ आ गया होगा, जो किस प्रकार हमारी शोषण से रक्षा करता है। अनुच्छेद 23 शोषण करता है एक सामान्य सभी लोगों के लिए, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी आ गए। और आर्टिकल 24 जो है वो कंप्लीटली, यदि मान लीजिए बच्चों के शोषण से बात आती है संबंधित, तो ऑटोमेटिक मामला किस में चल जाएगा? अनुच्छेद 24 में चला जाएगा। जबकि फोर्स्ड लेबर अर्थात बलात्श्रम जो है और दुर्व्यापार जो ह्यूमन कहते हैं ना, टेरिफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये जो है वो किस में चले जाएंगे? आर्टिकल 23 में चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अनुच्छेद 23 व 24 जो है समझ आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कुछ भी इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट्स कीजिए और मैं कमेंट्स के आपके रिप्लाई जरूर करता हूं। उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आया आर्टिकल 23 व 24 का वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हमारा आए तब आपको वीडियो जो है पहले आपको प्रोवाइड हो जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।